Assalamu alaikum. This is Sultan Mahmood and my topic is probability sampling. So here we start our topic. What is sampling? Assume we have to survey a large population. So we prefer to extract a sample from that population and assume that that sample will represent the entire population. ये हमें उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है कि एक लार्ज पॉपुलेशन को हैंडल करना, कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स की वजह से, टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से, या जब हमें क्विक रिजल्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग. फर्स्ट इज़ प्रोबेबिलिटी और रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग. सेकंड इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी और जजमेंटल सैम्पलिंग. माय टॉपिक इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. सो मैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिस्कस करूँगा. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो कॉमनली एसोसिएटेड होती है विद सर्वे बेस्ड रिसर्च स्ट्रेटजीज़ के, जो हमें हेल्प करती है हमारे रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करने में फ्रॉम पॉपुलेशन और टू मीट आवर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसेस जो है वो 4 स्टेप्स पे डिवाइड होता है. फर्स्टली हमने आइडेंटिफाई करना होता है सूटेबल सैम्पलिंग फ्रेम जो कि बेस करता है हमारे रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स पे. सेकेंडली हमने डिसाइड करना होता है सूटेबल सैम्पल साइज़. वो हम इसलिए डिसाइड करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो सैम्पल है वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं. उसके बाद हमने एक अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक को सिलेक्ट करना होता है और फाइनली हमने चेक करना होता है कि हमारा सैम्पल जो है वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से, आइडेंटिफाइंग सैम्पलिंग फ्रेम. किसी पॉपुलेशन का सैम्पलिंग फ्रेम होता है कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द केसेस इंक्लूडेड इन दैट पॉपुलेशन. फॉर एग्जांपल, हमने किसी गोल्फ क्लब का सर्वे करना है तो कंप्लीट मेंबरशिप लिस्ट जो है वो हमारा सैम्पलिंग फ्रेम होगा. या हमने किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट का सर्वे करना है तो कंप्लीट एनरोलमेंट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विल बी आवर सैम्पलिंग फ्रेम. सैम्पलिंग फ्रेम आइडेंटिफाई करने के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं. सबसे पहले हमारा जो सैम्पलिंग फ्रेम है वो रेलिवेंट होना चाहिए हमारे रिसर्च टॉपिक के. इट शुड बी अप टू डेट. इट शुड बी कंप्लीट, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज. हमारा सेकंड स्टेप है हमने डिसाइड करना है सैम्पल साइज़. सैम्पल साइज़ हम इसलिए मेजर करते हैं कि हमें पता चल जाए कि हमारा जो सैम्पल है वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं. सैम्पल साइज सिलेक्ट करने के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज हैं. सबसे पहले हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारा डाटा जो है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारी पॉपुलेशन को. उसके बाद ये डिपेंड करता है मार्जिन ऑफ एरर जो हमने सिलेक्ट किए हैं कि वो टॉलरेटेबल हैं या नहीं. उसके बाद ये डिपेंड करता है हमने कौन सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ करना है. फाइनली ये डिपेंड करता है साइज़ ऑफ पॉपुलेशन जिसे हमने अपना सैंपल ड्रॉ किया. हमारे रिसर्चर्स जो हैं वो नॉर्मली वर्क करते हैं 95% लेवल ऑफ सर्टेनिटी पे. ये टेबल जो है मैंने एक्सट्रैक्ट किया है रिसर्च मेथड्स फॉर बिजनेस स्टूडेंट्स बाय मार्क सॉन्डर्स की बुक्स में से. तो यहाँ पे पॉपुलेशन के अगेंस्ट मार्जिन ऑफ एरर्स का बताया गया है कि फॉर एग्जांपल हमारी पॉपुलेशन है 100. अगर हमारा मार्जिन ऑफ एरर 5% है तो हमारी 79 केसेस जो हैं वो सर्टन होने चाहिए. हमारा 3% मार्जिन ऑफ एरर है तो 91 केसेस सर्टन होने चाहिए. इसी तरह 2% के साथ 96 केसेस सर्टन होने चाहिए और 1% के साथ 99 केसेस सर्टन होने चाहिए. इसी तरह 50 पॉपुलेशन 50, 100, 150 एंड सो ऑन उनके अगेंस्ट उनके मार्जिन ऑफ एरर्स बताए गए हैं. फिर हमने कैलकुलेट करना होता है रिस्पॉन्स रेट. रिस्पॉन्स रेट का फॉर्मूला है टोटल रिस्पॉन्स रेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज जो हमने डाटा से कलेक्ट किए हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इन सैम्पल. हमारा सैम्पल के अंदर टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं माइनस इन एलिजिबल. फॉर एग्जांपल हम सर्वे कर रहे हैं, बैंक के थ्रू सर्वे कर रहे हैं एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो कि बेस करेगा बैंक अकाउंट्स और बैंक की प्रोडक्ट्स के ऊपर. तो इट इज़ पॉसिबल कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे केसेस भी हों जो बैंक अकाउंट होल्ड नहीं करते. तो दोज रिस्पोंडेंट्स विल बी इनएलिजिबल इन दिस सिचुएशन. उसके बाद हमने कैलकुलेट करना होता है एक्टिव रिस्पॉन्स रेट. तो उसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इन सैम्पल माइनस इनएलिजिबल प्लस अनरीचेबल. अनरीचेबल वो रिस्पोंडेंट्स होते हैं जो कि बैड एड्रेस और नॉन कॉन्टैक्ट की वजह से हमें फेस करना पड़ते हैं.
फाइनली हमने कैलकुलेट करना होता है एक्चुअल सैम्पल साइज रिक्वायर्ड, तो उसका फॉर्मूला है NA इज इक्वल टू N इंटू 100 डिवाइडेड बाई RE, वेयर NA इज द एक्चुअल सैम्पल साइज रिक्वायर्ड, N इज द मिनिमम सैम्पल साइज, RE इज द एस्टिमेटेड रिस्पॉन्स रेट एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। हमारा थर्ड स्टेप है, हमने अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक सिलेक्ट करनी है। तो देर आर 5 टेक्निक्स इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फर्स्ट इज़ रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड इज़ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, थर्ड इज़ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, फोर्थ इज़ क्लस्टर सैम्पलिंग एंड फिफ्थ इज़ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो हम ये पांचों टेक्निक्स को बारी बारी गो थ्रू करेंगे। रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हमने अपने सैम्पल में से रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को केसेस को सिलेक्ट करना होता है। रैंडम मीन्स कि ईच पर्सन हैव इक्वल राइट ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। अगर हमने रैंडमली सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें लिस्ट ऑफ एवरीवन इंक्लूडेड इन द सैम्पल इज रिक्वायर्ड। तो इसके लिए हम टूल यूज़ करते हैं नंबर टेबल और कंप्यूटर के थ्रू। हम फॉर एग्जांपल एक्सेल के थ्रू अगर यूज़ करते हैं तो एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला है रैंडम, तो हम उसके थ्रू रैंडमली अपनी रैंडम सैम्पलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है हमारे पास। हमारे सैम्पल के अंदर, पॉपुलेशन सैम्पल के अंदर 12 केसेस हैं। तो जब हम रैंडमली नंबर जनरेट करते हैं एक्सेल के अंदर, तो उससे हमें नंबर जो रैंडमली आए हमारे पास वो हैं 2, 5, 8 एंड 10। उसके बाद है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग भी रैंडम सैम्पलिंग की तरह होती हैं, लेकिन इसके अंदर हम जो टूल यूज़ करते हैं वो टेबल या कंप्यूटर नहीं होता। इसके अंदर हम सिस्टमैटिक वे से अपने रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अपनी लिस्ट में से एवरी थर्ड पर्सन को सिलेक्ट करना है। तो ये एग्जांपल दी हुई है, हमारे पास 12 केसेस हैं हमारी पॉपुलेशन के अंदर। तो फर्स्ट जो है नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एवरी थर्ड पर्सन हम सिलेक्ट करेंगे। तो जो है 2, 5, 8 और 11। उसके बाद आती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर हम अपने सैम्पल में से ग्रुप बना लेते हैं, सैम्पल को ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, फिर बाद में उन ग्रुप को हम कहते हैं स्ट्राटा। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी हुई है। हमने हमारे 12 केसेस जो हैं उसके अंदर से हमने ब्लू वाला ग्रुप अलग कर दिया, रेड वाले 2 ग्रुप कर लिए और फोर्थ पे हमारा जो है ग्रीन वाला ग्रुप है। तो फिर हम इन ग्रुप्स के ऊपर इंडिविजुअली ग्रुप्स के ऊपर रैंडम सैम्पलिंग करेंगे, जिससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है 2, 10, 8 और 5 जो कि हमने रैंडमली जनरेट किए हैं एक्सेल से। उसके बाद फोर्थ पे है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग भी सिमिलर होती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के, लेकिन इसके अंदर जो हमारे ग्रुप होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल हमने किसी स्कूल के चिल्ड्रंस का सर्वे करना है, तो हम इस तरह करेंगे कि हम उनकी क्लासेस के अंदर क्लस्टर्स बना लेते हैं। उन क्लस्टर्स को बना के फिर हम क्लस्टर्स के ऊपर रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। तो ये 6 क्लस्टर्स बनाए हुए हैं हमने, तो हम इनके ऊपर जो है रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास आया थर्ड वाला क्लस्टर और 6th वाला क्लस्टर। और उसके बाद आता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसको मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग भी बोलते हैं। इसकी हमें ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब हमारी जो पॉपुलेशन है वो जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड हो, या हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो, एक्सपेंसिव हो उसके लार्ज पॉपुलेशन के लिए एक सैम्पलिंग फ्रेम कंस्ट्रक्ट करना। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जो है वो 4 स्टेप्स के अंदर, 4 फेजेस के अंदर डिवाइड होती है। ये जो फेजेस हैं ये भी मैंने मार्क सॉन्डर्स की बुक में से लिए हैं। तो फेज़ 1 में हमने चूज़ करना होता है सैम्पलिंग फ्रेम उस रेलिवेंट डिस्क्रीट ग्रुप्स का। फिर हम उन ग्रुप्स को यूनिक नंबर आइडेंटिफाई करते हैं। ये स्टार्ट होता है 0 से, फिर सेकंड पे 2 और उसके बाद 100 ऑन। फिर हम इन स्मॉल ग्रुप के ऊपर रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। सेकंड फेज़ के अंदर हम क्या करते हैं, हम वो जो हमारे पास ग्रुप सिलेक्ट होते हैं हम उनके भी सब ग्रुप बनाते हैं। फिर उन सब ग्रुप्स को हम यूनिक नंबर असाइन करते हैं, जैसे हमने फेज़ 1 के अंदर किए हैं। और फिर उसके बाद हम उन स्मॉल ग्रुप्स के ऊपर रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। थर्ड फेज़ में रिपीट फेज़ 2 इफ़ नेसेसरी, इफ़ नॉट देन गो फॉर फेज़ 4।
तो फेज़ 4 के अंदर ये है कि हम वो जो हमने स्मॉल ग्रुप्स बना लिए हैं उनके भी हम सब ग्रुप बनाते हैं, फिर उन सब ग्रुप्स को यूनिक नंबर असाइन करते हैं जैसे हमने फेज़ 1 के अंदर किए हैं, और एंड पे हमने जो सैम्पल हमारा सिलेक्ट होता है हम उसके ऊपर रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। एंड पे हमारा है 4th स्टेप जिसमें हमने चेक करना है कि हमारा जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव है हमारी पॉपुलेशन की या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, उसके लिए हम कंपेयर करते हैं अपने डाटा को किसी दूसरे डाटा सोर्स से। इसमें ये होता है कि इफ़ देयर इज़ नो स्टैटिकल डिफरेंस तो हमारा जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव होगा पॉपुलेशन के। फॉर एग्जांपल हमने डाटा कलेक्ट किया है एज और सोशियो इकोनॉमिक करैक्टरिस्टिक्स पे, तो ये हमने डाटा किया है मार्केटिंग सर्वे के थ्रू, और फिर हम उसको कंपेयर कर लेते हैं नेशनल सेंसस ऑफ पॉपुलेशन की, क्योंकि नेशनल सेंसस जो है ये एक ऑथेंटिक सोर्स है, तो उससे हम कंपेयर कर लेते हैं। अगर कोई स्टैटिकली डिफरेंस नहीं है तो हमारा डाटा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है हमारी पॉपुलेशन के। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।